हेलो। कैसी तबीयत है चाचा जान की? किडनी का इंतजाम हुआ? खुशी, तुम आ गए बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। धमकियां बड़ी देते हैं आप। अब ये मत सोचिएगा कि मैं यहां से गुजर रहा था इसीलिए आपसे मिलने चला आया। आपसे कुछ ऑफिशियल पूछताछ करनी है। मैं सोच रही थी कि हमें जाना चाहिए वहां। क्यों? तुम्हें क्यों जाना उन्हें देखने के लिए? अच्छे वक्तों में आपने दुश्मनी की है, बुरे वक्तों में उनसे दोस्ती कर लेंगे तो उनकी दुआएं मिल जाएंगी। मुझे किसी की दुआएं नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, गोली। इससे केस भी सॉल्व हो जाएगा और मेरी सेंचुरी मुकम्मल। तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। जिसने इस घर के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, अल्लाह उसकी मदद करेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। बाबा, सुहा का फोन आया था। अल्लाह का शुक्र है खुशी को होश आ गया। खुशी और नवाब अंकल अब हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेटा, अल्लाह की बहुत मेहरबानियां हैं हम सब पर, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह ने मेरी बेटी के नसीब में खुशी क्यों नहीं लिखी। बाबा, जो गुजर गया वो कल था। हमें अब आगे का सोचना है। मेरे हिसाब से तो चांद हमेशा से जिंदा थे। मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी जिंदगी में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बाबा, ये सच है कि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन सुहा भाभी और शानिया भाई इतना भी दूर नहीं हो गए कि वो कभी लौट कर नहीं आ सकते। बेटा, मेरा ईमान है कि दुनिया में अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। उस दिन गुस्से में मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल गया और ये रिश्ता टूट गया। लेकिन ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ था। और बेटा, अगर अल्लाह की मर्जी से रिश्ता टूट सकता है तो दोबारा जुड़ भी तो सकता है ना। बाबा, मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन वो मेरी आवाज जरूर सुनेगा और इस बात का मुझे यकीन है। बाबा, ये रिश्ता फिर से होगा। बेटा, वो दिन तो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा, लेकिन तुम्हें इतना यकीन है? बाबा, जो दिल के करीब हो और नजर के सामने ना हो, इंसान पे क्या गुजरती है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, वो मेरी जरूर सुनेगा। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उस बेवफा को भूल चुकी हूँ। वक्त ने मेरे ना करदा गुनाहों की जो सजा मुझे सुनाई है, मैं उस सजा के पिंजरे में कैद होकर रह गई हूँ और कोई ऐसा हाथ नहीं जो इस पिंजरे का दरवाजा खोल दे। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है हुमायरा। गुनहगार शातिर हो तो पकड़ने में मजा आता है। इस बार मुझे लगा कि केस काफी आसान है। मुजरिम भी आसानी से हाथ लग गया, सब कुछ चुगल देगा। अब ये महफिल ऐसी जमी रहेगी, वो
खुशी कहाँ है, उसे आराम की बहुत जरूरत है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी ये खुशियाँ होती ही क्या है? दो गमों के दरमियान वक्फा बनकर आती हैं और बस। फिर गम जो मुसलसल साथ रहते हैं। मैं तो अपना माजी भूल चुका हूं, पर यह गम का एहसास कहीं तुम्हें दुनिया ना भुला दे। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे भूल जाओ। वो तुम्हारा कल था जो बीत गया। अपने आज पर भी गौर करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा आज भी कल में बदल जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उस बेवफा को भूल चुकी हूँ। वक्त ने मेरे ना करदा गुनाहों की जो सज़ा मुझे सुनाई है, मैं उस सज़ा के पिंजरे में कैद होकर रह गई हूँ। और कोई ऐसा हाथ नहीं जो इस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दे। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है हुमायरा। मैं तुम्हारे दुखों के पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा। मैं तुम्हें हालात की कैद में नहीं देख सकता। जिस जुमले के अल्फाज बिखरे हुए थे और मुझसे समेटे नहीं जा रहे थे, वो जुमला तुम्हारी गुर्बत ने जोड़ दिया है। पर मेरी अपनी ही ज़ात उसे तोड़ देती है। मैं तो खुद गुमशुदा हूं, तुम्हारी जात की गहराई में झांक कर नहीं देख सकता। जिसे वक्त के हाथ तोड़ दें, उसे कोई संभाल भी नहीं सकता। मैं भी तुम्हारी तरह टूटकर बिखर चुकी हूँ। मेरे लिए खुद को समेटना एक अजाब है। तुम्हारी पुरखुलूस मुस्कुराहटें देख के मैं अक्सर सोचा करता था, तुम कितनी खुश हो। खुशियाँ रूठ जाएं और गम दोस्त बनकर साथ चल पड़े तो होंठों पर मुस्कुराहट सजा कर जीना पड़ता है। वरना लोग जीने नहीं देते और हालात मरने नहीं देते। पांच दिन हम घर से क्या दूर रहे, लगता सदियां बीत गई। अपना घर वाकई अपना ही होता है। ये तो आप कह रहे हैं ना चाचा जान, लेकिन घर भी तो आपसे कुछ कह रहा है। घर क्या कह रहा है? घर ये कह रहा है कि घर तो घर वालों के साथ ही होता है। खाली दीवारों और चट्टानों के साथ मैं तो सिर्फ एक मकान ही था। वाह अरमान भाई, मैं तो कहती हूँ कि आप भी शायरी का एक दीवान निकाल ही डालें। नहीं, ना कलम की कमी ना जज्बात की, ये तो कम वक्त फुर्सत ही है जो मिलती नहीं। वाह वाह, क्या बात। अरमान बेटा बाकायदा शायर लग रहे हैं आप। अरमान भाई आपका है कि गालिब का? अरे गालिब कहकर गाली देने का अंदाज ही अच्छा लगा।
मुझे लगता है कि अरमान भाई ने सुबह सुबह नाश्ते में गालिब का पूरा दीवान ही खा लिया। अब ये महफिल ऐसी जमी रहेगी, वो खुशी कहाँ है, उसे आराम की बहुत जरूरत है। जी मैंने उसे अपने कमरे में भेज दिया है आराम की। अच्छा किया आपने। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बोलो। किसका फोन था? एसपी हुसैन का फोन था। पूछ रहा था कि हॉस्पिटल में मेरी और असलम के दरमियान क्या क्या बातें हुई। ये एसपी हुसैन असलम के बारे में पूछताछ क्यों कर रहा है? क्या हुआ सर, कुछ पता चला? नहीं, वहां भी असलम ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसे हमें जानकारी हासिल हो, लेकिन यह काम असलम ने ही करवाया है। फिलहाल दिलावर भी अपना मुंह बंद रख रहा है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। सर गुनहगार काफी शातिर नजर आता है। गुनहगार शातिर हो तो पकड़ने में मजा आता है। इस बार मुझे लगा कि केस काफी आसान है, मुजरिम भी आसानी से हाथ लग गया, सब कुछ चुगल देगा। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि रस्सी का एक सिरा तो मेरे हाथ में है, लेकिन दूसरा सिरा कहां है ये मैं नहीं जानता। अब क्या होगा सर, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा ना, रस्सी का एक सिरा मेरे हाथ में है, जब झटकूंगा दूसरा सिरा खुद ब खुद मेरे पास चला आएगा। तो इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि उस जगह तक जरूर पहुंच जाऊंगा। एक काम करो, असलम को फोन करो, कहो मैंने बुलाया है। जी ठीक है सर। यार असलम, आज तू ज्यादा नहीं पी गया? यार ना खुशी को कुछ हुआ ना चचा जान को। मुझे तो खुशी मिली नहीं। इतना पैसा खर्च किया, इतनी प्लानिंग की, मेरी जिंदगी में खुशी कब आएगी? कब मेरे जलते सीने में ठंडक आएगी? कब आएगी? किसका फोन आ गया? हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। यार ये एसपी का फोन क्यों आ गया? क्यों बुलाया मुझे? मुझे तो लगता है कहीं दिलावर ने मुंह तो नहीं खोल दिया। नहीं भाई नहीं, दिलावर मुंह नहीं खोलेगा, कुछ भी हो जाए। एक्चुअली वकील साहब को दिलावर की बीवी ने भेजा है। ओहो, तो घरेलू रिश्तेदारी है आपकी दिलावर के साथ? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो होता है वैसे ही दिखता है। वो यहाँ से चले जाना चाहता है। ये तुम कह रही हो हुमायला? जी अब्बू। जिस घर में हर पल हमेशा चांद दिखाई देता था, अब धीरे धीरे लोग उसे भूलते जा रहे हैं। जैनब, जाओ जरा बेटा देखो किचन में, उसे कहो कि अब्बू का सूप लेकर आए, उन्होंने दवा खानी है। असलम भाई, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से निकलवाओ। वो एसपी मेरे सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी ले एक्सेल प्रेजेंट्स
कैसी खुशी लेके आया चांद। असलम साहब, बड़ी देर कर दी आपने आने में, और वकील साहब को लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बस मामूली पूछताछ के लिए बुलाया था। एक्चुअली वकील साहब को दिलावर की बीवी ने भेजा है। ओहो, तो घरेलू रिश्तेदारी है आपकी दिलावर के साथ? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो होता है वैसे ही दिखता है। खैर, पुराने केस में तो कोई मसला नहीं, लेकिन अभी अभी बस कुछ ही देर पहले एक नया केस दर्ज हुआ है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करने का केस, और जाहिर सी बात है इसकी जमानत तो अदालत में ही मिलेगी। वकील साहब, आप जरा बाहर रुकिए, मैं असलम साहब से कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करना चाहता हूं। बेवकूफ है, बिल्कुल अकल नहीं है उसमें। बेवकूफ नहीं, शातिर कहिए। वैसे आपको अपने साथ वकील लाने की क्या जरूरत थी? मेरे एक फोन से क्या आप इतना डर गए कि वकील की जरूरत पड़ गई? और यहीं पर मेरा शक पुख्ता हो गया। सिर्फ शक ही है ना? फिलहाल तो सिर्फ शक ही है, लेकिन इसे यकीन में बदलना मेरा काम है। और इतना याद रखिएगा कि मेरे पास अभी भी दिलावर है। नहीं, जरा असलम साहब को दिलावर से तो मिलवा लाओ। जाएं असलम साहब। ये क्या किया तूने? क्या करता? वो मुझे धमकी दे रहा था। अरे पुलिस वाले सिर्फ धमकी देते, करते कुछ नहीं है। क्या जरूरत थी तुझे ये सब कुछ करने की? 3 दिन तक मैं तेरी जमानत नहीं करवा सकता। असलम भाई, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से निकलवाओ। वो एसपी मेरे... कुछ नहीं होगा तुझे, फिक्र मत कर। बस एक बात याद रख, तुझे मुंह खोलने की जरूरत नहीं है अपना, समझा? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। हाँ, हौसला रख बस। क्या कह रहे थे असलम साहब? कि सब कुछ ठीक कर देंगे? कुछ ठीक नहीं करेंगे। अरे जब अभी तक अपने मसले हल नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे? अब तो तू गया बच्चों। बता, अरे आखिरी ख्वाहिश बता, क्या खाएगा? लक्ष्मी चौक से दाल चावल मंगाऊं या फिर गवाल मंडी की हलीम? अच्छा, फिल्म पसंद है ना? पाकिस्तानी फिल्म? तू तो जावेद शेख का फैन है।
सुनरी सजनिया सुनरी सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुझसे ही हमको प्यार है। क्या हुआ? आज चिड़िया चहचहा नहीं रही? चिड़िया कैसे चहचहाएंगी जब कौवा काई काई कर रहा है? तूने मुझे कौवा कहा? आस्ता बोले साहब जी, अगर कौवे ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगा। रात के वक्त कौवा कहाँ से आ गया? तू मेरी बेइज्जती कर रही है। अच्छा चल छोड़, ये बता कि उदास क्यों है तू? क्या बताऊं साहब जी, मुझे ना अब इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है जैसे सब बदल गया है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बदला, जितने कमरे थे उतने के उतने हैं। मैं घर वालों की बात कर रही हूँ। देखे ना, जैसे पहले लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, अब वैसे ना तो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ना ही मेरी बीबी जी किसी के खिलाफ कोई मंसूबा बनाती हैं। जब से ये खुशी इस घर में आई है ना, हर तरफ सुकून ही सुकून हो गया, और इस सुकून ने ना मेरा सुकून छीन लिया। तुझे मैं कहानी सुनाऊं? सुनाई। एक शहजादा था और एक थी कूड़ा चुनने वाली। शहजादा एक दिन सैर के लिए निकला और कूड़ा चुनने वाली रास्ते में कूड़ा चुन रही थी। उसकी नजर पड़ी कूड़ा चुनने वाली पे, उससे वो अच्छी लगी, उसने उसे शादी की ऑफर की और दोनों की हो गई शादी। शहजादे ने पहली रात, तुझे पता है उसे क्या गिफ्ट दिया? क्या? इत्र। और इत्र सूंघते ही कूड़ा चुनने वाली मर गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या? कहानी खत्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि कूड़ा चुनने वाली कूड़ा करकट में ही खुश रह सकती है और जिंदा रह सकती है। इत्र की खुशबू से हजम नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को शहजादा कह रहे हैं? नहीं, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें कूड़ा चुनने वाली कह रहा हूँ। मैं आपको कहां से कूड़ा चुनने वाली लगती हूँ? मुंह से। ठीक है, तो अब आप मुझसे बात भी मत करना। थैंक यू। हाँ यार, कहाँ हो? आ रहा हूं यार मैं। चाहे क्या हुआ अरमान बेटा, नींद नहीं आ रही? बस वो पुजान थोड़ी बेचैनी सी थी। आप भी तो अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? हाँ, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। जिस घर में हर पल हमेशा चांद दिखाई देता था, अब धीरे धीरे लोग उसे भूलते जा रहे हैं। हर तरफ खुशी खुशी। तुम्हें नहीं लगता कि चांद इस घर से दूर होता चला जा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता पप्पू जान, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि दुनिया की कोई ताकत चांद को इस घर से नहीं निकाल सकती। ऐसा हरगिज़ नहीं है पप्पू जान, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। खुशी खुशी है और चांद चांद है, उसकी जगह कोई नहीं लेगा और ना ही कोई ले सकता। Come in. सर, आप अभी तक गए नहीं? कभी कभी सोचता हूं कि इंसान आखिर
किस मिट्टी का बना है? इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया, यहां तक कि जान की धमकी दे दी, पर वो टूटने को तैयार नहीं। सर मुझे भी यही लगता है, ये इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। नहीं, ये बताओ कि रहमत कसाई से वाकिफ हो? सर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर? वही, उसे यहां दफ्तर बुलाओ। सर वो क्या करेगा? वो करेगा जो हम नहीं कर सकते। सर हमारे पास पावर है, यूनिफॉर्म है, अगर हमसे कुछ नहीं हो पाया तो वो एक गुंडा क्या करेगा? कभी कभी एक मामूली सा गुंडा वो कर सकता है जो एक पावरफुल वर्दी पहनने वाला अफसर नहीं कर सकता। लेकिन सर ये इलीगल नहीं है, ये तो कानून तोड़ने वाली बात है। मेरा एक उसूल है नईम, कानून की हिफाजत करने के लिए मैंने कई बार कानून को तोड़ दिया है। बहरहाल, हर हाल मैं रहमत कसाई से यहां दफ्तर में मिलना चाहता हूं। सर बहुत अच्छा करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा गलत भी करना पड़ता है। लेकिन अब्बू, अगर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तो फिर आप उसे यहाँ से जाने दें। वो यहाँ से चले जाना चाहता है। ये तुम कह रही हो हुमायला? जी अब्बू, ये मैं कह रही हूँ। क्या सोचने लग गए अब्बू? अब आपको चंदा की तस्वीर अखबार में गुमशुदा के नाम से दे देनी चाहिए, ताकि अगर उसके लवाहिकीन जिंदा हैं यहाँ से आकर ले जाएं। लिखना जानती हो बेटी, लेकिन दूर तक सोचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सो कॉल्ड चंदा, इसको अपने बाजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मेंटली ब्लाइंड है वो। ब्लाइंड है तो क्या हुआ? उसके अंधे जहन की आंखें बन जाएंगी। देखो जरा सोचो, अगर उसका ताल्लुक किसी दौलतमंद घराने से है तो उसके बहुत से रिश्तेदार, उसके अपने, उसकी दौलत को हथियाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर वो किसी गरीब घराने का चश्मो चराग है, वापस जाकर वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों पर बोझ बन जाएगा। वो तो चलती फिरती एक जिंदा लाश है। लेकिन अब्बू, वो खुद को यहाँ भी बोझ समझने लगा है। ना ना बेटा ना, मैं उसे बोझ बनने नहीं दूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसकी याददाश्त लौट आए। इन केस अगर ऐसा ना हुआ तो वो अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकता है। नई जिंदगी? मैं कुछ समझी नहीं अब्बू। तुम एक बेटी हो ना, बेटी बनकर सोच रही हो। तुम क्या जानो कि एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या सोचता है। खैर, जो पहली देर हो गई है और मुझे एक पेशेंट को देखना है। रात को डिनर पे मुलाकात होगी। अपने नन्हे से दिमाग पे ज्यादा बोझ न डालना। ओके, खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। थैंक यू। हजूर, आपने याद किया, बंदा हाजिर हो गया। 20 साल से इस धंधे में हूं, लेकिन कभी पुलिस स्टेशन नहीं आया। आज पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूं। घबराने की कोई बात नहीं है। हमने आपको यहां किसी तहकीकात के लिए नहीं, बल्कि पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया। अजीब पुलिस वाले हैं आप। जो इंसान पिछले 20 साल से कानून तोड़कर अपनी दाल रोटी पूरी कर रहा है, उसे कानून की मदद के लिए बुलाया है। आप ही ने कहा कि मैं अजीब हूं ना, इसलिए अजीब और गरीब तरीके से काम करता हूं, लेकिन फाइनली लोगों की मदद करके कानून को मजाक बनने से बचा लेता हूं। मैं आपसे बहुत मुतासर हूं। यह हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैंने बहुत नाम सुन रखा है आपका, और बहुत सुन रखा है आपके कारनामों के बारे में। बहुत मुतासर हूं मैं आपसे। लेकिन मुझे यह बताइए, अगर मैं कानून की मदद करता हूं तो कानून मेरे लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं। वैसे अगर तुमने कोई क्राइम किया ना, तो सबसे पहला शख्स मैं हूंगा जो तुम्हें गोली मार देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर तुमने पुलिस की मदद की तो वो गोली दिमाग पर नहीं, बल्कि घुटने पर लगेगी। आप मुझसे मदद मांग रहे हैं या मुझे धमकी दे रहे हैं? मेरे पास हक है, मैं हां कहूं या ना मैं बोलूं। तुम्हारा मुंह है, कुछ भी बोल सकते हो। वैसे इतना याद दिलाना चाहता हूं कि पुलिस की मदद इज्जतदार शहरी करते हैं। कानून का मजाक भी तो इज्जतदार शहरी बनाते हैं। अरे वाह, तुमने तो डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। वैसे चेहरा तो वाकई फिल्मी है, बिल्कुल विलन की तरह। बताइए, करना क्या है? किसी को गोली मारनी है। ये इज्जतदार शहरी का काम है। मैंने तुम्हें गोली चलाने को कहा है, दिमाग नहीं। इतना बताओ कि गोली चलाने के कितने पैसे लेते हो? 2 लाख। पुलिस वाले फ्री में मार देते हैं। आप फिर धमकी देने लगे। बोलो यार, करना क्या है? सॉरी एसपी साहब। तो फिर सुनो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आप आपने मेडिसिन खा ली है नाश्ते से पहले वाली? ये रंगीली कहाँ रह गई है? ज़ैनब, जाओ जरा बेटा देखो किचन में, उसे कहो कि अब्बू का सूप लेकर आए, उन्होंने दवा खानी है। अच्छा, मैं बल्कि खुद ले आती हूँ। थैंक यू जान। प्लीज अम्मी जी। भाभी, ये ट्रे मुझे दीजिए। ये हदें अब्बू ने मुकर्रर की हैं। क्या कहना चाह रही हैं, हम समझे नहीं। अब्बू शायद आप भूल गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ। कुछ दिन पहले आपने मुझे एक काम दिया था और मैं वही कर रही हूँ। आपने मुझसे कहा था कि मुनव्वर रियाज साहब इंतकाल कर गए हैं, असेंबली की सीट खाली है, तो हमारी पार्टी को किसी अच्छी कैंडिडेट की जरूरत है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। खुशी, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। आज के बाद ज़ैनब भाभी इस घर का कोई काम नहीं करेंगी। खुशी,
क्या कह रही हैं आप? अपनी हद में रहो। ये हदें अब्बू ने मुकर्रर की हैं। क्या कहना चाह रही हैं, हम समझे नहीं। अब्बू शायद आप भूल गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ। कुछ दिन पहले आपने मुझे एक काम दिया था और मैं वही कर रही हूँ। आपने मुझसे कहा था कि मुनव्वर रियाज साहब इंतकाल कर गए हैं, असेंबली की सीट खाली है, तो हमारी पार्टी को किसी अच्छी कैंडिडेट की जरूरत है। और मुझे ज़ैनब भाभी से बेहतर चॉइस कोई नजर नहीं आती। आप सब डर गए थे ना? थोड़ी देर के लिए तो आपने सबकी सांसें ही रोक दी थी। अब्बू जी, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। देखिए ज़ैनब बेटा, अगर खुशी ने कोई फैसला लिया है तो ठीक है, लिया होगा। और पार्टी सदर होने के नाते हम भी यही समझते हैं कि इस सीट के लिए आपसे बेहतर उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता। आज हम पार्टी मीटिंग में इसको डिक्लेयर भी कर देंगे। आइए नाश्ता करते हैं। अबू, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। थैंक यू। आइए। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मुबारक हो। कम से कम ज़ैनब भाभी इस घर की तो हैं, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। जबकि मैं जानती हूं कि मिस्टर सिद्दीकी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये टिकट असलम भाई को मिल जाए। आपके 8 मेंबर्स नवाब वहीदुल्ला के सियासी शामियाने के नीचे पनाह ले चुके हैं। लेकिन दुश्मनी में सियासत नहीं करनी चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट?